हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि हमको जब भी पूछेगा, मतलब जो क्वेश्चंस की बात करें ना, इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, या मैं यूँ बोलूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का इंटीग्रल, जनरली वो किसी कर्व के अलोंग जो है इंटीग्रल निकालने के लिए बोलता है। और मैंने आपको बोला ना, ऐसा कुछ नोटेशन होता है, ठीक है ना। तो हमने जो पिछली वीडियो में देखा ना डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें क्या था कि डब्ल्यू टी जो रियल वेरिएबल है उसका फंक्शन था, और टी एक फिक्स इंटरवल में क्या करता था, वेरी करता था। लेकिन एक्चुअली अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई कर्व ले सकता है, उस कर्व पे या कर्व के अलोंग इसका इंटीग्रल्स हम डिफाइन करते हैं। और इसी को आगे चल के हम देखेंगे, जस्ट अभी मे बी नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। कॉन्टूर इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो यहां पे ये जो सी मैं बोल रहा हूं ना कर्व, तो यहां पे कर्व क्या होगा, सिंपल सी बात समझिएगा। कर्व अगर बोलना है, सिंपल सा लॉजिक, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर्व, तो अभी सी बात है, मान लीजिए सिंपल सा ये कोई एक कर्व है ऐसे टेढ़े मेढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ ये कर्व होती क्या है, जैसे हम लोग रियल फंक्शन में किए थे ना, पॉइंट्स होते हैं उस प्लेन में, और उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो एक जो शेप बनता है उसी को कर्व बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी यहाँ पे ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे, और उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं अगर मिला दूं तो जो एक शेप बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। तो कर्व जब भी बोले, या जिसको आगे चल के हम कॉन्टूर बोलेंगे, कॉन्टूर भी कुछ नहीं है, एक कर्व ही है, कर्व ही है। और वो कर्व समथिंग, मतलब कुछ स्पेशल टाइप का कर्व होता है कॉन्टूर, ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो कॉन्टूर भी एक तरह से कर्व है, ठीक है ना। तो कर्व होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट होगा, ठीक है ना, सेट होगा, और उनको हम, उन जो पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, उनको ऐसे ड्रॉ करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में और मिला देंगे, तो एक शेप जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट मान लीजिए, जिसको मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बोले तो z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आई, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, ठीक है ना, जहां पे एक्स वाई क्या होते हैं, रियल नंबर्स है। तो अब मैं बोलता हूं ये z0, यहां पे ये जो मैंने नंबर लिया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये x0 प्लस आई y0। इसका मतलब क्या है, यहां पे जनरल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं, x को मैं x0 असाइन करूं वैल्यू, और y जो रियल वेरिएबल है उसको मैं y0 वैल्यू असाइन कर दूं, मतलब रियल नंबर। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। उस तरह से यहाँ पे कहीं z1 होगा, इधर कहीं z2 होगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, x और y जो जनरल वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यू, जैसे ये मेरा x1 प्लस आई y1 है, z1। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, x को x1 y को y1 करूंगा दूसरा पॉइंट। तो दैट मीन्स हो क्या रहा है, यहाँ पे रियल वेरिएबल x y को जो है ना, इनको अलग अलग वैल्यूज देते जाएंगे तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते जाएंगे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको मिला दूंगा तो जो एक शेप बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व या आर्क। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब जरा लॉजिक आइए। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि एक्स और वाई को वैल्यूज असाइन कर रहा हूं, जैसे x0 y0, x1 y1, x2 y2, ऐसे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो x है और ये y है, अगर मैं इनको मान लूं एक रियल वेरिएबल या रियल पैरामीटर t के फंक्शन है, और इस t को मैं इस इंटरवल a से लेके b में वेरी करूं, तो t को अगर मैं a असाइन करूंगा, तो यहां पे x की वैल्यू एट पॉइंट a, y की वैल्यू एट पॉइंट a, मतलब इसका अगर मान लीजिए यहां से कर्व स्टार्ट होता है तो ये वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, t इक्वल टू a में रखूंगा तो x एट पॉइंट a, y एट, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट वाला। फिर उसी तरीके से बीच में कोई t की वैल्यू लूं a और b के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गया। और आखिरी में
जब t को मैं b रखूं तो x एट पॉइंट b, y एट पॉइंट b, तो इसका इंड वाला ये पॉइंट आ गया। इस तरह से पॉइंट मिलते जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो दैट मीन्स क्या होता है कि मैं यहां पे रियल नंबर से, ठीक है ना, और यहां पे मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स प्लेन ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक, या जेड प्लेन जिसको बोलते हैं, यहां पे एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी नंबर क्या होगी, x प्लस आई वाई। ये x और y क्या होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली x और y यहां पे होते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दिया ना, इमेजिनरी लगा के x प्लस आई वाई, तो ये z बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे एक पैरामीटर मैं लेता हूं t, ठीक है ना, और एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग मैं डिफाइन करूं इस t के करस्पॉन्डिंग, ये जो x यहां पे लिख रहा हूं ना, वो क्या हो जाते हैं, t के फंक्शंस हैं। t को बदलते जाऊंगा तो x और y बदलते जाएंगे, ये x और y और ये बदलते जाएंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बदलते जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो आर्क इसी तरीके से डिफाइंड होता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। अब चलिए इसी को जो है आर्क या कर्व ना, जो मैंने अभी जस्ट बताने की कोशिश की थोड़ा सा, वो अब मैं यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो बुक में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मैंने आपको बताया वही आपका डेफिनेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे आर्क क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर्क या फिर जो है कर्व, कोई कर्व, बेसिकली हम आर्क ही बोलते हैं। क्या होता है समझिएगा, जैसा मैंने बताया। तो आर्क क्या होगा अभी मैंने बताया ना, ये यहाँ पे लिख लीजिए ताकि चीजें समझ में आए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है ना, ही एक आर्क होगा। सच दैट इन पॉइंट्स को मिला दूंगा तो एक शेप बनता है। ये चीज मैंने बताया ना, इसी को दिमाग में रखते हुए, लेकिन देखिए जब लिखते हैं ना तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा आपको कि सर क्या लिख रहे हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो लिंक पकड़ेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आर्क क्या होता है यहां पे मैं लिखता हूं, अ सेट ऑफ पॉइंट्स z ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। अब मैं ऐसे ऑर्डर पेयर में भी लिख सकता हूं, ऐसे लिखिए तो थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सो अ सेट ऑफ पॉइंट्स दिस इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलिए फ्रेंड्स, सो मैं क्या बोला यहां पे, को इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओ चलिए ए ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको देखिए, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन a set of point this in the complex plane is said to be an arc, an arc बोलते हैं या फिर आप कर्व भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। एन आर्क, ठीक है ना, आर्क, और इसका नोटेशन हम सी से यूज करेंगे सिंपली आर्क के लिए। इफ देखिए ये सी अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये सी यूज करता हूं, ये सिंपली कैपिटल सी, मतलब एक ये आर्क है या कर्व है, ठीक है। इफ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, z जो है ना, जो मैं बोल रहा था यहाँ पे z, ये z जो है इसको मैं क्या कर दूं, t का फंक्शन ले लूं, और जहां पे t जो होगा ये a और b के बीच में वेरी करेगा। अब t रियल पैरामीटर है, वेयर मतलब क्या हुआ, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कलेक्शन या सेट होता है आर्क। अब यहां पे क्या होगा, ये जो ZT मैं लिख रहा हूं, ये ZT है क्या, अब ये सी बात है, x प्लस आई वाई होता है ना, तो XT प्लस आई वाई टी, XT प्लस आई वाई टी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा समझिएगा, t को मैं वेरी करूंगा, t को जब वेरी करूंगा तो x और y की वैल्यूज नई नई आती जाएंगी, मतलब ये जो पॉइंट z मैं लिख रहा हूं ये यहां पे वेरी करते जाएगा, और इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा
तो आर्क बन जाएगी, यही बोलने का मतलब है। ठीक है ना। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं वेयर एक्स टी और वाई टी क्या होंगे, ऑब्वियस ही बात है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। ठीक है ना। सो वेयर एक्स टी एंड वाई टी आर continuous functions functions of real parameter या t। ठीक है ना। ठीक है। तो ये रिलेशन जो होता है इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया ना कि यहां पे जेड को चेंज करना। जेड कैसे चेंज होगा, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट चेंज होंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट चेंज होंगे मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स वाई को खुद मैं एक टी रियल पैरामीटर की वैल्यू रियल पैरामीटर का फंक्शन ले लेता हूं सच दैट कि टी को जो चेंज करूंगा ए और बी के बीच में ना, तो अलग अलग एक्स वाई आते जाएंगे, अलग अलग एक्स वाई आएंगे मतलब अलग अलग जेड आएगा, और यहाँ पे जेड देखिए अलग अलग आते जाएगा, इसको मिला दूंगा तो एक कर्व बनेगा। बस इतना ही समझना है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है, आप घबराएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक। अब चलिए, अब यहां पे आर्क समझ में आ गया या कर्व, तो यहां पे एक और डिफिनीशन है सिंपल आर्क। सिंपल आर्क क्या होता है समझिएगा। सिंपल आर्क या इसका एक और नाम है, ठीक है ना, एक और नाम है जॉर्डन आर्क भी बोलते हैं। कुछ बुक अगर आप पढ़ें तो वहां पे मिले तो घबराना नहीं है, सिंपल आर्क या जॉर्डन आर्क। ये क्या होता है, सिंपल सा समझिएगा, ऐसी आर्क या कर्व जो ना अपने आप को कभी कट ही न करे ना, जैसे इस तरह से ये, तो ये सिंपल आर्क नहीं हुई, क्योंकि यहां पे देखिए इंटरसेक्ट कर देती है ना। तो ऐसी आर्क जो अपने आप को कभी इंटरसेक्ट न करे, ऐसे आर्क को हम क्या बोलते हैं, या कर्व को सिंपल आर्क या जॉर्डन आर्क। तो वही मैं लिख रहा हूं, द आर्क या कर्व सी is said to be a simple curve या simple arc if it does not cross itself। ठीक है ना, ये अपने आप को इंटरसेक्ट न करे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये जो मैंने आर्क ऐसे खींचा था ना, ये क्या है, सिंपल है। ठीक है ना। और ऐसे आर्क कुछ मिल जाए वो सिंपल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे खुद को ही इंटरसेक्ट कर देती है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, बिना इंटरसेक्ट किए खत्म हो गया, ये सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। तो इसी को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं कि यहां पे अलग अलग इस इंटरवल में दो अलग अलग टी की वैल्यूज लें। ठीक है ना, दो अलग अलग टी की वैल्यूज लें, तो उस केस में जो करेस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यूज आए ना, वो भी अलग अलग हो, सेम ना हो। ऑब्वियस सी बात है, कट कब करेंगी, ध्यान दीजिए, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ये कलेक्शन है ना, सच दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले, वो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। देखिए T1 नॉट इक्वल टू T2 मतलब यहां पे जो Z1 नॉट इक्वल टू Z2, यही ना, और दो अलग अलग डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले। ठीक है, और ये वाला केस में, लेकिन उसके करेस्पॉन्डिंग ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं। एक मिनट, वो ठीक है, यहाँ पे Z1 Z2 का ही कलेक्शन ही है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पैरामीटर पे मैं बोल रहा हूँ ना, डिफाइन किया है। तो यहाँ पे t की वैल्यू दो अलग अलग ले इस इंटरवल में, और उसके करेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू सेम आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल t की वैल्यू हाफ लिया आपने, 1 लिया, और t की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 2 ले लिया, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये देखिए, ये T1 T2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके करेस्पॉन्डिंग जो Z1 आया मान लीजिए, और इसके करेस्पॉन्डिंग Z2, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे ये सिंपल नहीं है।
यही ना, देखिए अलग अलग अगर टी लेते हैं तो जेड की वैल्यू भी अलग अलग आनी चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। तो ये हो गया मेरा, तो ये क्रॉस न करे बस। तो लॉजिक से समझिए, ये मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पे जो है ये लॉजिक से समझ में आता है। ग्राफ आपको समझ कट कर जाए तो सिंपल आर्क नहीं है, ठीक है ना, या जॉर्डन आर्क नहीं है। अब यहां पे एक और डिफिनीशन है, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज कर्व किसको बोलते हैं? देखिए वो बीच में कहीं पे अपने आप को इंटरसेक्ट न करे, इस तरह से वो करे भी तो क्या है, यहां से स्टार्ट किया कर्व को, घूमते 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 कहीं गए, और जब आखिरी पॉइंट पे आते हैं ना तो बस इंड पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट पे ही ये वैल्यूज जो है ना जेड की इक्वल हो। तो इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व। मतलब क्या हुआ कि अगर दो वैल्यूज में T1 T2 लेता हूं, ठीक है ना, और सच दैट केवल दो पॉइंट ऐसे होंगे, जैसे ऐसे छोड़िए ना, T1 T2 छोड़िए, T की वैल्यू A और T की वैल्यू B, ठीक है ना। देखिए यहां पे मैं बोला था ना, जब A लेंगे तो इनिशियल आएगा पॉइंट और B लेंगे तो फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही सेम होंगे तभी तो वो ऐसा दिखेगा। यहां से स्टार्ट किया, घूम के यहीं पे आ गया, तो बस केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही z की वैल्यू जो होगी ना वो इक्वल हो जाए बस। और इसके अलावा और कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं ना, उसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू इक्वल ना हो, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व। समझ में आ गया कि नहीं? तो बस ये हो गया आपका एक इसका डेफिनेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं, व्हेन व्हेन अ कर्व, व्हेन एन आर्क लिखा, या कर्व इज सिंपल एक्सेप्ट, कहां पे? शुरू, फाइनल और इनिशियल पॉइंट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट जेड ए इक्वल टू जेड बी। मैंने शॉर्ट इजी कर दिया। मतलब क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल टी की वैल्यूज पे जो जेड की वैल्यू आएगी ना वो सेम हो, इसके अलावा और कहीं नहीं, और बाकी जगह सिंपल हो, मतलब कहीं एक दूसरे को कट ना करे, ठीक है ना। सो व्हेन एन आर्क इज सिंपल एक्सेप्ट दिस, देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। समझ में आ गया? ठीक है। तो जैसे मैं सर्कल ले लूं यहां पे, अब जैसे एक एग्जांपल ये बताया, आप एक जैसे एक ट्रायंगल लीजिए, यहां से स्टार्ट किया आपने, ऐसे गए, यहां पे आके मिल गए, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल की बात बोलता हूं, तो क्या ये सिंपल कर्व है? अगर ऐसे देखें, ठीक है, क्या ये सिंपल है? बिल्कुल। देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कभी एक अपने को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आके मिल गई ना। ऐसे देखिए चलती जा रही है ऐसे, ठीक है। तो क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? ये आपका ड्यूटी है। क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो ट्रायंगल लिया मैंने ये सिंपल क्लोज कर्व है ठीक है, सोच के बताएंगे। और ये सर्कल मैंने लिया, क्या ये सर्कल सिंपल क्लोज कर्व है? तो चलिए, ये तो आसान दिख रहा है, यस ये तो होगा ही। सर्कल कहीं से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से, देखिए कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट बस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाता है, तो ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है ना, ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये वाली इसका होमवर्क है ट्रायंगल वाला। जरा बताएंगे दिमाग लगा के, ढूंढिएगा ना, कुछ तो होमवर्क देना चाहिए ना, कि ताकि आप चीजों को थोड़ा सा ढूंढें समझें। एनीवेज, तो कर्व समझ में आ गया क्या होता है? आर्क या कर्व, सिंपल आर्क, बीच में कहीं एक दूसरे अपने आप को इंटरसेक्ट न करे, और सिंपल क्लोज मतलब हर जगह सिंपल हो एक्सेप्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम हो। समझ में आ गया? तो
अब यही से आगे चल के हम कॉन्टूर डिफाइन करेंगे। सिंपल क्लोज कर्व आपको समझ में आ गया, सिंपल कर्व समझ में आ गया। तो चलिए अब जरा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, मैं दो एग्जाम्पल्स करूंगा, अगले वीडियो में एक और एग्जाम्पल। यहां पे मैं सर्कल की बात करता हूं, ठीक है ना। सर्कल, ये देखिए सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इजकल टू e टू द पावर i थीटा। और यहां पे देखिए थीटा जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच में वेरी करता है। तो जब ये सर्कल बनाएंगे तो ध्यान दीजिए कैसे होता है, ठीक है ना। अब यहां पे बोलेंगे जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिख दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ये पोलर फॉर्म में लिखा है ना। ये सर्कल क्या है, पोलर फॉर्म में, ऐसे नहीं लिखा। एक्स टी यहां पे थीटा का फंक्शन है प्लस वाई टी, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे इस फॉर्म में नहीं लिखा है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये टी होना चाहिए, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये थीटा फॉर्म में लिख दिया ना, मतलब पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में इसको लिखते तो क्या होता, ये पोलर फॉर्म में है ना, इसका मैग्नीट्यूड जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लिखा है ना, आर ई टू द पावर आई थीटा। आर की वैल्यू 1 है और दिस, तो इसको आप लिखते तो ऐसे लिखते ना, आर कॉस थीटा प्लस आर आई आर साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। आर की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो इसी को तो लिखते थे आप ना, दिस। तो यहां से x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। तो x जो होगा यहाँ पे देखिए, x मेरा क्या है, cos थीटा, और y जो है यहाँ पे sin थीटा। यही है ना फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो जो पैरामीटर ऊपर लेते थे हम, वो t लिखा था, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है। और थीटा किसके रेंज में वेरी करता है, देखिए 0 से लेके 2 पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये देखिए। तो अब देखिए थीटा को 0 लेंगे, ठीक है ना, थीटा को 0 लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देखिए ये यहाँ पे ये 0,0 यहाँ पे कहीं आएगा। और साइन की वैल्यू मतलब x यहाँ से जैसे थीटा की 0 रखेंगे, x मेरा क्या आ जाएगा कार्टेशियन में 1, और y मेरा क्या आ जाएगा 0। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, मतलब हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब थीटा को जब चेंज करते जाते, आपने देखा है, आप सर्कल जरूर ड्रॉ किए होंगे, तो कुछ इस तरह से सर्कल बनता है। अच्छा बन पाया कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आज जितना आप अच्छा कर ले जाए, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए ठीक है ना, ये सर्कल बन गया। हुआ क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जनरल, मान लीजिए ये थीटा एंगल है, थीटा को मैं 0 रखा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 0 से घुमाना शुरू किया, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे थीटा मतलब थीटा की वैल्यू बदलते जाइए। 90 जैसे आया यहाँ पे पहुंचे, चेक करिए 90 जैसे जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0। एक मिनट कहा मैंने किया, हाँ ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। ये मेरा क्या हो गया 0,1, ये मेरा पॉइंट क्या था 1,0 एंड सो ऑन, इस तरह से कर ले जाएंगे। तो पूरा जब घुमाते जाएंगे थीटा को, तो ये घूमते घूमते, और जैसे ही 2 पाई, देखिए ऐसे घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे यहाँ तक पाई, और घुमाते घुमाते यहाँ पे पहुंचेंगे तो 2 पाई, तो फिर यहीं पे पहुंच गए ना। तो देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं, बाकी और कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल है क्या, ठीक है ना, इसका सेंटर ओरिजिन है। ये मेरा जो है, मैं ऊपर भी बताया था, देखिए ये सिंपल क्लोज कर्व है, तो दिस इज सिंपल क्लोज कर्व। ये एक एग्जांपल हुआ सिंपल क्लोज कर्व का सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक दो एग्जांपल और लेके वहीं पे मैं कॉन्टूर डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो का होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरा जो एफर्ट है अगर आपके पास पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, उसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है।